हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मेरे अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स विद संदीप सर में। तो चलिए हम आज एक नई सीरीज लेके आए एसएससी जीडी के लिए, क्योंकि जीडी का एग्जाम होने जा रहा है। तो एक बार जीडी की एनालिसिस भी बहुत जरूरी है। ठीक है, तो चलिए डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 1 से पहले अगर आपको मेरी जो यूट्यूब चैनल पे जो भी वीडियो अपलोड हो रही है उसकी अपडेट चाहिए तो मैं अपने यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो, ताकि जो भी नई वीडियो ऐड कर रहा हूं मैं उसकी अपडेट आपके पास आती रहे। क्लास के अंदर जो भी क्लास नोट बनते हैं, पीडीएफ जो होती है, अगर वो आप डाउनलोड कर चाहते हो तो मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं कि किस तरीके के क्वेश्चन जीडी में पूछे जाते हैं। तो देखो, एक व्यक्ति 9 किलोमीटर की चाल से कोलकाता से अहमदाबाद जाता है, उसी मार्ग से 18 किलोमीटर पर आवर की चाल से कोलकाता वापस आता है, तो पूरी यात्रा के दौरान औसत चाल बताइए। औसत चाल पूछ लिए। देखो, एक चीज मैंने देखा है, आप लोग देखेंगे एक बार जीडी जो क्वेश्चन पेपर एनालिसिस करेंगे तो जो ट्रेंड रहा है क्वेश्चनों का वो सिमिलर क्वेश्चन ही पूछे जा रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि इस बार भी जो पेपर होगा वो इसके इर्द गिर्द ही रहने वाला है, क्योंकि हमें ट्रेंड देखना होता है। किसी भी एग्जाम को क्रैक करने से पहले हमें उस एग्जाम का एक पैटर्न होता है, ट्रेंड होता है, वो जानना बहुत ही जरूरी होता है। तो उसी ट्रेंड को मैं आज लेके आया हूं कि किस तरीके के क्वेश्चन जीडी के अंदर पूछे जा रहे हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1, इसमें औसत चाल पूछिए। तो देखो, औसत चाल का अगर आपको फॉर्मूला याद है, औसत चाल का फॉर्मूला है 2ab अपॉन ए प्लस में बी। तो ए क्या है यहाँ पे, पहली वाली चाल, और बी दूसरी वाली चाल। सॉरी, ए है। ठीक है, तो पहली चाल कितनी है भाई, 9 किलोमीटर पर आवर्स। अब इस फॉर्मूले में रख देते हैं, पहली चाल है 9 किलोमीटर पर आवर, दूसरी चाल कितनी है भाई 18 किलोमीटर पर आवर्स, अपॉन 9 प्लस में 18 करेंगे कितने हो गए भाई 27। अब देखो इसको काट दो, 3 से फिर काटेंगे 18 को 6 बार, टोटल कितना हो गया 12 किलोमीटर पर आवर्स। तो देखो हो गया ना क्वेश्चन, है ना इजी, डिफिकल्ट नहीं है ना। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं किस तरह का क्वेश्चन पूछा गया है। हाँ, तो देखो ये ट्रेन का क्वेश्चन पूछ लिया टाइम एंड स्पीड से। इसमें क्या बोल रहे हैं कि दो रेलगाड़ियां हैं जो कि एक दिशा में जा रही है। देखो, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए, सपोज करो एक ट्रेन है T1 नाम की और एक ट्रेन और है T2 नाम की, दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रही है। अगर सपोज करो इसकी जो स्पीड है वो 20 किलोमीटर पर आवर है, यस और नो, और इसकी जो स्पीड है सपोज करो वो 15 किलोमीटर पर आवर से। अगर दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रही है और इसकी हम रिलेटिव स्पीड निकालें, रिलेटिव स्पीड का मतलब होता है एक एक कंपैरिजन में दूसरे की स्पीड कितनी ज्यादा है। तो देखिए माइनस हो जाती है, 20 माइनस में 15, तो रिलेटिव स्पीड 5 हो जाएगी। देखो ये आगे वाली ट्रेन है, अगर ये पीछे वाली ट्रेन इसको क्रॉस करना चाहे तो 1 घंटे में 5 किलोमीटर ज्यादा चल पाएगी, 5 किलोमीटर पर आवर, 1 घंटे में 5 किलोमीटर ज्यादा चल पाएगी, और उसके अकॉर्डिंग ये आगे वाली ट्रेन को पकड़ सकती है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं रिलेटिव स्पीड। इसको जानना बहुत जरूरी था, क्योंकि ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन ये जो क्वेश्चन है इसी के बिहाफ पे सोल्व होगा। आपको रिलेटिव स्पीड पता होनी चाहिए। तो देखो, दो रेलगाड़ियां हैं एक ही दिशा में जा रही है। तो देखो, एक रेलगाड़ी की जो लंबाई है वो तो है भाई 210 मीटर, और दूसरी रेलगाड़ी की लंबाई है 140 मीटर, 140 मीटर। दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रही है, एक की स्पीड है 80। ठीक है, एक की स्पीड है 80 किलोमीटर पर आवर्स, और दूसरी की स्पीड कितनी है 150 किलोमीटर पर आवर्स। ठीक है, अगर मैं इनकी रिलेटिव स्पीड निकालूं तो माइनस हो जाएगी, क्योंकि एक ही डायरेक्शन में आ रही है ना। तो 150 माइनस में मैं 80 करूं, इनकी रिलेटिव स्पीड कितनी आ गई भाई 70 किलोमीटर पर आवर्स। अब देखो, एक रेलगाड़ी तो है भाई 210 मीटर लंबी और दूसरी वाली है 140 मीटर लंबी। अब तो ये दोनों रेलगाड़ी जब क्रॉस करेगी, देखो एक रेलगाड़ी जब दूसरी को क्रॉस करेगी तो पहले यहाँ थी, फिर ये यहाँ जाएगी, फिर ये यहाँ जाएगी, और फिर ये यहाँ निकल जाएगी। यानी कि इस रेलगाड़ी की लेंथ और इस रेलगाड़ी की लेंथ, दोनों की लेंथ को जोड़ के
जितनी डिस्टेंस आएगी उस डिस्टेंस को ये रेलगाड़ी चलेगी। तो देखो इसकी लेंथ तो कितनी है 210 और इसकी लेंथ कितनी है 140, तो दोनों की लेंथ को कवर करेगी। ठीक है, देखो अब हमें निकालना क्या है, समय। सिंपल सा फॉर्मूला है, चाल बराबर दूरी बटा समय। अगर मैं इसको इंटरचेंज करूं तो समय इधर आ जाएगा d/s, यानी कि डिस्टेंस और स्पीड अगर हमें पता चल गया तो हम टाइम निकाल सकते हैं। यस और नो? तो देखो डिस्टेंस कितनी हो गई हमारे पास, टोटल डिस्टेंस हो गई जो दोनों रेलगाड़ी से कवर हुई है, तो 210 प्लस में 140। देखो इस फॉर्मूले के अंदर रखते हैं 210 प्लस में 140, और स्पीड कितनी है। देखो यहाँ पे एक चीज और देखनी है आपको कि जो लेंथ है रेलगाड़ी की वो मीटर में है और स्पीड किस में है, किलोमीटर में। तो रिलेटिव स्पीड हमारे पास कितनी आ गई, 70 किलोमीटर पर आवर्स। अब किलोमीटर पर आवर्स को हम मीटर में चेंज करना है, क्योंकि ये भी तो मीटर में है, तो नीचे जो स्पीड है वो भी मीटर में आनी चाहिए। तो देखो इसको अगर हमें मीटर में चेंज करना है तो मैं इसको 5/18 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। ठीक है, तो ये आ गया 7 पंजे 35, 350/18 मीटर। तो ये क्या आ गई हमारी, ये आ गई हमारी रिलेटिव स्पीड। अब स्पीड को यहाँ पे देंगे हम 350/18, तो 18 ये ऊपर चला जाएगा, यहाँ जाएगा। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, जोड़ो इसको, कितना हो गया ये 350 ही तो हो गया, ये 350 ही हुआ है ना, 100 250 और 350, हाँ 350 हो गया। और ये 350/18 नहीं, सॉरी ये है 180 कर दिया ना मैंने इसको, ये 18 था, 350/18, तो ये किस में आ जाएगा, तो ये जो 350 है और ऊपर भी 350 हो गया। ठीक है, तो ये भी तो 350 हो गया और ऊपर बच गया 18। ठीक है, तो ये कट जाएगा, तो ये 18 क्या आ गया, सेकंड आ गया ना। देखो किलोमीटर पर आवर्स था, इसको मीटर पर सेकंड में बदल दिया था हमने, तो ये आ गया हमारे पास 18 सेकंड। अब 18 सेकंड को मिनट में कन्वर्ट करूं तो 60 से डिवाइड कर दूंगा, तो कितना आ गया भाई, 6×18, ये 10 आ गया इधर, तो यानी कि 0.3 मिनट, 0.3 मिनट इज द करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, साधारण ब्याज का क्वेश्चन है। इसमें क्या करना है कि समान दर पर विपुल 5400 रुपए की राशि निवेश करता है और विजय 9400 की राशि निवेश करता है। 5 वर्ष के अंत में विजय को विपुल से 840 अधिक ब्याज प्राप्त होता है। तो दर पूछ ली भाई। देखो साधारण ब्याज के क्वेश्चन में आपको सबसे पहले तो साधारण ब्याज का फॉर्मूला पता होना चाहिए। साधारण ब्याज में आपको इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो फॉर्मूला क्या होता है इसका, मूलधन गुना दर गुना समय अपॉन 100। मूलधन को यहां मैंने पी से डिनोट किया है, यानी कि प्रिंसिपल इंग्लिश में। ठीक है, अब देखो एक तो विपुल है और एक विजय है, दोनों निवेश कर रहे हैं 5400 और 1900, लेकिन वो विजय है, विजय उसको ज्यादा रुपए मिल रहे ब्याज के। ठीक है, देखो ये तो विजय हो गया भाई और ये हो गया विपुल। तो विजय के पास कितने, विजय ने कितने पे इन्वेस्ट किए, विजय ने किए 9400 रुपए। 9400 रुपए किसी को उधार दे दिए विजय ने। ठीक है, कितने समय के लिए दिए, देखो 5 वर्ष के लिए दिए। किस रेट पे दिए, तो रेट तो हमें पता ही नहीं कुछ, रेट ही तो निकालनी, पूछा ही रेट है हमसे। ठीक है, तो बस ये फॉर्मूला लगा रहे हम, अपॉन 100, यही है। सेम अगर मैं विपुल का निकालूं तो विपुल ने कितने, भाई विपुल ने 5400 रुपए उधार दिए, सेम टाइमिंग 5 ही है और रेट हमें नहीं पता भाई, रेट ही तो निकालनी है, अपॉन 100। और जब मैं इन दोनों के ब्याज को माइनस करता हूं तो क्वेश्चन में कहा हुआ है कि भाई 840 रुपए अधिक मिलते हैं, किसको, विजय को। यानी कि विजय को ज्यादा ब्याज मिला होगा और विजय के ब्याज में से विपुल का ब्याज माइनस करेंगे तो 840 आना चाहिए। बस वही तो किया है हमने, वही तो किया है। अब देखो इसको काट लेते, 20 से 20 कैंसिल आउट, यहां देखो 20 से 20 कैंसिल आउट। अब देखो इस तरफ कितना बच गया, 9400 को 5 से मल्टीप्लाई करें या और कुछ भी कट रहा है, 5 कट रहा है। देखो 5 को अगर मैं यहां से काटूं, यहां से, तो इतनी बार चला जाए, 5 एकम 5,
3 5 30 5 8 40 168, यानी कि इधर बच गया अब हमारे पास 94 आर, इधर बच गया 54 आर, ओके, और इधर बच गया 168। अगर मैं माइनस करूं यहां से तो कितना आ रहा है भाई, ठीक है, ये आ गया 40 आर, 40 आर आ गया, और इधर आ गया 168, ठीक है। तो अगर सोल्व करते हैं तो 4 चौको 16, 4 दूनी 8, और यहाँ पॉइंट है 4.8% इज द करेक्ट आंसर। समझ में आया ये वाला क्वेश्चन? देखो करने के तो इसको बहुत तरीके हैं, लेकिन आई होप कि आपको ये वाला तरीका बहुत सिंपल तरीका है, आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट तरीका देखते हैं, क्वेश्चन देखते हैं, सॉरी, ये वाला क्वेश्चन देखो भाई, सिंप्लीफिकेशन है, बिल्कुल सिंपल, इसको मल्टीप्लाई, एडिशन, माइनस, बस ये सब करना है। तो इसको करने का एक तरीका याद रखना, बोर्ड मास रूल, हमें इसमें बोर्ड मास रूल फॉलो करना होता है, ठीक है। सबसे पहले ब्रैकेट सोल्व करेंगे, ब्रैकेट ऑफ डिवाइड, सबसे पहले डिवाइड, ओके, उसके बाद मल्टीप्लाई, उसके बाद ऐड, और सबसे लास्ट में क्या करना है, सबट्रैक्ट। यस और नो? आई थिंक इसके यहाँ पे इस क्वेश्चन में थोड़ी सी मिस्टेक है, यहाँ ब्रैकेट आएगा, देख, नोट श्योर, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे ब्रैकेट है इसमें, ठीक है। चलो देखते हैं एक बार। अब सबसे पहले क्या करना है, हमें ब्रैकेट सोल्व करना है, ओके। तो जैसे मैं अगर इसको सोल्व करूं तो यहाँ कितना आ गया भाई, 7 में से 3 गया 4, और 4 को जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। अब अंदर कितना, यहाँ कितना बचा भाई, 7, यहाँ 7, और 7 में जब 40 जोड़ेंगे तो 47 आ गया, 47 आ गया, और ये मल्टीप्लाई का साइन है यहाँ पे, मल्टीप्लाई, इधर से कितना आया भाई, 6। अब 6 को जब 47 से मैं गुना करूंगा तो कितना आएगा, 240, और 240 में 42 जोड़ेंगे तो 282, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। कुछ नहीं करना इसमें, सबसे पहले हमें क्या करना है, डिवाइड वाला ब्रैकेट सोल्व करना है, उसके बाद मल्टीप्लाई, ऐड, और लास्ट में सबट्रैक्ट, ये वाली सीक्वेंस याद रखनी है। ऐसे क्वेश्चन हो जाएंगे, रिपीट हो रहे हैं बार बार, ऐसे क्वेश्चन आपको जीडी के एग्जाम में मिलेंगे, 20 में से कम ऐसे क्वेश्चन 2 या 3 आएंगे, ट्रेंड अभी का चल रहा है। चलो, दो संख्याओं का अनुपात दे रखा है 4 और 9, उसका मध्य अनुपात दे रखा है 24, तो हमें बताना है कि दोनों संख्या आखिर है कितनी, सॉरी दोनों संख्या है कितनी और उनके बीच अंतर कितना है, अंतर बताना है। तो देखो भाई, ये तो अनुपात दे रखा है, अगर मैं रियल में देखूं तो इसको 4x मान लेता हूं और इसको 9x मान लेता हूं, दोनों संख्या आ गई। देखो मध्यानुपाती का एक सूत्र होता है, ये आपको याद होना चाहिए, मध्यानुपाती का सूत्र होता है रूट ए और बी। इसका मतलब होता है जो भी दो संख्या दे रखी है उसको रूट के अंदर लिख लो। देखो पहली संख्या तो 4x आ गई हमारे पास, दूसरी आ गई 9x। ये x मैंने इसलिए लगाया है कि 4 और रेशियो 9 में जो दे रखा है, ये 4 अनुपात 9 में जो दे रखा है, ये एक्चुअल वैल्यू नहीं है ना, एक्चुअल वैल्यू तो कुछ और रही होगी इसकी, यानी कि 4 के साथ कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई रहा होगा, 9 के साथ कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई रहा होगा, तो मैंने x मान लिया कि माना भाई इसके साथ मल्टीप्लाई था, वो x था, ठीक है। तो दो संख्या हमारे पास आ गई, अब इसका रूट ले लेते हैं, ठीक है। तो ये देखो 4x मल्टीप्लाई 9x, ठीक है, तो ये कितना हो गया भाई, 36x स्क्वायर। अगर इसको ब्रैकेट से बाहर लूं तो 36 का 6 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का x हो जाएगा। अब मध्यानुपाती का मान भी हमें दिया हुआ है कितना, 24, तो इसको मैं 24 के बराबर रख देता हूं। तो देखो x की वैल्यू कितनी आ गई, 24, तो x की वैल्यू आ गई 4। पूछा क्या है क्वेश्चन में, पूछा है कि दोनों संख्याओं के बीच अंतर कितना है। तो देखो यहां अंतर कितना था भाई, 4x और 9x के बीच का अंतर 5x था। अब x की वैल्यू 4 आ गई, तो देखो 5 मल्टीप्लाई 4, तो कितना आ गया भाई, 20। समझ में आया ये 20 कैसे आया, समझ आया 20 कैसे आया। देखो रेशियो का क्वेश्चन है और मध्यानुपाती का क्वेश्चन है, सिंपल सा फॉर्मूला आपको याद करना है। हो सकता है कि अगली बार यहाँ पे मध्यानुपाती ना पूछ के आपसे पूछ लिया जाए तृतीयानुपाती, तृतीयानुपाती। तो उस केस में क्या होगा, तृतीयानुपाती वाले केस में क्या होगा, फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, बी स्क्वायर अपॉन सी आएगा। हो सकता है कि वो आपसे तृतीयानुपाती ना पूछ के वो आपसे पूछ ले चतुर्थानुपाती, चतुर्थानुपाती। अगर चतुर्थानुपाती पूछ ले तो उसके लिए फॉर्मूला थोड़ा सा और चेंज हो जाएगा, बी सी अपॉन ए आएगा,
ठीक है, ये वैल्यू आपको क्वेश्चन के अंदर दी हुई होगी। ठीक है, अब की बार ये पूछा है, हो सकता है कि अगली बार ये पूछ ले, किसी शिफ्ट में ये भी पूछ सकता है। ठीक है, आई होप कि समझ में आया होगा आपको। नेक्स्ट चलते हैं। ये हम एनालिसिस कर रहे हैं और हम देख रहे हैं, इसमें जान रहे हैं कि एक्चुअली में जो एसएससी का जो ट्रेंड चल रहा है वो किन क्वेश्चनों का चल रहा है, कैसे क्वेश्चन पूछ जा रहे हैं, हम उन्हीं क्वेश्चनों को डिस्कस कर रहे हैं। एक बार ये वीडियो जरूर देख के जाइएगा एग्जाम से पहले, होपफुली ये बहुत मददगार होगी आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 6, ये थोड़ा सा अभी छोड़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 को डिस्कस करते हैं, तो लेंदी जाए। इसको देखो देखो, इस तरीके से आपको 4 नंबर दे देंगे और आपसे पूछा जाएगा इसका एलसीएम निकालो। तो एलसीएम निकालने का तरीका जो हमने बचपन में किया था, या तो हम इसको ऐसे निकाल लें, 28, 60, 120, 135 हम निकालेंगे, तो इसमें टाइम कंज्यूम बहुत ज्यादा हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो इसका दूसरा तरीका क्या, देखिए एलसीएम भाई वो ऐसी संख्या होती है एलसीएम जिसमें इसका भी भाग जाए, इसका भी भाग जाए, इसका भी भाग जाए और इसका भी भाग जाए, इन सब का भाग जाना चाहिए। एलसीएम एक ऐसी संख्या होती है। तो एक चीज बताओ भाई मुझे, 135 के अंदर 5 आ रहा है भाई, 135 को अगर मैं और इसको मैं खोल के लिखूं तो कितना लिख सकता हूं, 27 मल्टीप्लाई 5 लिख सकता हूं। तो इसके अंदर 5 आ रहा है, यानी कि ये जो नंबर जो भी आएगा ना हमारा एलसीएम, वो 5 से जरूर कटेगा, 5 से जरूर कटेगा। और आपको विभाजकता का नियम पता है भाई, कौन सा नंबर किससे विभाजक होगा कि नहीं होगा? गलत लिख दिया, विभाजकता। ठीक है, विभाजकता नियम, विभाजकता नियम। देखो 2 का रूल तो क्या होता है, जो एंड वाली संख्या है वो 2 से डिवाइड होनी चाहिए। ठीक है, कौन सी? लास्ट डिजिट। अगर मैं बोल रहा हूं लास्ट डिजिट, अगर 3 का हम देखें, 3 का देखें तो सम ऑफ डिजिट, जितनी भी डिजिट दे रखी है उन सबको जोड़ो और 3 से भाग दे के देखो, अगर भाग जा रहा है तो वो 3 से विभाजित हो जाएगा। 9 का भी सिमिलरली, अगर मैं बात करूं कितने का, 4 का, देखो 4 का क्या होता है, लास्ट 2 डिजिट, लास्ट की 2 संख्या देखो, लास्ट 2 डिजिट, लास्ट की 2 संख्या देखो, अगर उसका उसमें 4 का भाग जा रहा है, इट मींस वो 4 से डिवाइड है, हमें पूरी संख्या को भाग करने की जरूरत नहीं है। और 5 का क्या है, अगर किसी संख्या में लास्ट में 0 या 5 आ रहा है, इसका मतलब वो 5 से विभाजित है। तो देखो यहां पे देखो भाई, एलसीएम पूछा है, एलसीएम पूछा है, तो देखो हमारे पास 4 ऑप्शन है। अब ये देखो कि कौन सी संख्या 5 से विभाजित है, क्या ये हमारी 5 से विभाजित है? नहीं है। ये हमारी 5 से विभाजित है? नहीं है। ये वाली है? नहीं है। तो यही होगा ना आंसर, हमें पूरा सोल्व करने की जरूरत नहीं है। देखो क्वेश्चन तो सभी कर लेते हैं, आते भी बहुत सारे लोगों को, लेकिन सिलेक्शन उनका ही होता है जो टाइम दिया हुआ होता है हमें एग्जाम में, उसी टाइम के अंदर उन क्वेश्चनों को जितनी फास्ट हम करेंगे तो हमारा सिलेक्शन हो सकता है। तो हमें अप्रोच ऐसी लगानी होगी जिससे कि हम क्वेश्चनों को फास्ट करें। ठीक है, तो आई होप कि ये अप्रोच काम आएगी। नेक्स्ट चलते हैं। एक परीक्षा में गणित के 3 पेपर हुए हैं और अंग्रेजी के 2 पेपर हुए हैं और विज्ञान का 1 पेपर हुआ है। और सभी पेपर कितने नंबर के हुए हैं भाई? 100 अंकों के हुए हैं। ठीक है, अब एस को गणित में 60%, अंग्रेजी में 70% और विज्ञान में 50% मिले हैं। तो बताना है कि सभी पेपर में उसके अंकों का कुल प्रतिशत कितना रहा है। देखना भाई, एक तो मैथ का पेपर हुआ है, दूसरा हुआ है इंग्लिश का पेपर और तीसरा हुआ है साइंस का पेपर। तो मैथ के 100 नंबर पेपर हुए, तो मैथ के 3 पेपर हुए ना मैथ के, तो टोटल कितने हो गए भाई? टोटल 300 नंबर के हो गए ना, क्योंकि 3 पेपर है मैथ के। अंग्रेजी के 2 पेपर हुए भाई, 100 नंबर के 2 पेपर हो गए तो 200 नंबर के हो गए। विज्ञान का 1 पेपर हुआ है, तो भाई विज्ञान का 100 नंबर का एक ही पेपर हुआ है। अब क्या हुआ, एक विद्यार्थी एस, उसको गणित में कितने नंबर मिले? 60% मिले भाई, 60%। अगर मैं 300 का 60% निकालूं तो देखो भाई, 300 का 60%, इसका मतलब होता है 300 मल्टीप्लाई 60/100। परसेंटेज जब हम हटाते हैं तो अपॉन में 100 लगा देते हैं। देखो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, तो कितने आ गए? 180। इस तरीके से निकालते हैं परसेंटेज। ओके, अब इसका कितना आ गया 300 का
60%, 180। सिमिलरली अंग्रेजी में कितने नंबर मिले भाई उसको? 70%। 70% अगर मैं निकालूं इसका सिमिलरली ऐसे, ये कितना आ जाएगा भाई? 140। विज्ञान में ले 50%, 50% तो हाफ ही होता है, तो भाई 100 का आधा कितना हो गया? 50 हो गया। यस और नो? अब बोल रहे सभी पेपर में कितने अंकों का उसका परसेंट के कितने परसेंट बने उसे, तो देखो टोटल नंबर कितने हो गए? 300 का तो मैथ का पेपर था, 200 का इंग्लिश का था और 100 नंबर का था साइंस का पेपर। टोटल हो गए भाई 600 मार्क्स। 600 मार्क्स का हमारे पेपर हुए और नंबर कितना है उसके? 180 और 140, 220, 320 और 50, 370। यानी कि 600 में से उसके नंबर कितने आए? 370। हमें निकालना है कि कितनी परसेंटेज बनी उसकी। परसेंटेज ही तो पूछ रहा है, परसेंटेज कितना था। ठीक है, तो परसेंटेज निकाल लिए, जितने नंबर आए उसको ऊपर, कितने में से आए उसको नीचे, और 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 जीरो से 2 जीरो उड़ गई। अब देखो इसको काटो, 6 पंजे 30, 6 छड़े 36, बच गया 1, 6 एकम 6। अब बच गया 4, 4 का जीरो लगाएंगे, पॉइंट लगा दिया, तो 6 36, 61.6 के अप्रोक्स जो आ रहा है, ऑप्शन नंबर ए तुम्हारा करेक्ट हो जाएगा। समझ में आया? आई होप समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, देखो भाई, एक विद्यार्थी को एक पुस्तक की खरीद पर 4 ऑफर मिले। एक दुकान पे गया कोई भी विद्यार्थी और बोला कि भाई बुक चाहिए। अब देखो छूट, 4 तरह की छूट बोली। दुकानदार ने बोला कि भाई 20% और 20% की दो छूट दे दूं, या फिर 25% और 15% की छूट दे दूं, या 30% और 10% की, या फिर 5% और 35% की। अब विद्यार्थी को बोल दिया बता भाई कौन सी छूट दे दूं। तो अगर विद्यार्थी को इस वाले कंसेप्ट के बारे में पता होगा तो वो सही वाली छूट को चूज कर लेगा। देखो ये वाला कंसेप्ट है क्या इसके अंदर, जब भी इस तरीके से दो तरह की छूट मिलती है तो इसमें हम एक कंसेप्ट होता है सक्सेसिव, सक्सेसिव नाम का कंसेप्ट होता है परसेंटेज चैप्टर में। एक चैप्टर है परसेंटेज, ठीक है, तो उसका यूज कैसे करते हैं देखो मैं बताता हूं। सपोज करो 2% दे दी, ए परसेंटेज और बी परसेंटेज, तो दोनों की समतुल्य हमें 1% निकालनी होती है। इसके समतुल्य 1% निकालनी होती है, ठीक है। समतुल्य परसेंटेज कैसे निकालते हैं उसका फॉर्मूला देख लो। देखो ये तो पहली वाली छूट प्लस ये दूसरी वाली छूट प्लस ए मल्टीप्लाई बी अपॉन 100, ये वाला फॉर्मूला लगता है हमारा। तो इससे क्या है कि हमें एक छूट निकल के आ जाती है। अब देखो यहाँ पे एक के अकॉर्डिंग देखो, अब एक की जगह कितना है? 20 रुपए की छूट है यानी कि -20। बी की जगह कितना है? 20 रुपए की दूसरी छूट है यानी कि -20। अब उसके बाद ए और बी का क्या कर रखा है? ए और बी का प्लस ए और बी का मल्टीप्लाई, तो -20 मल्टीप्लाई -20 अपॉन 100। यस और नो? देखो ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, कैंसिल आउट हो गया। अब इधर आ गया -40 और इधर आ गया +4 यानी कि -36। अगर मैं इसके समतुल्य 1% बताऊं, एक छूट बताऊं, तो हमें मिलेगी 36% की छूट। सिमिलरली हमें चारों चेक करने हैं। अगर मैं दूसरा चेक करूं, फटाफट चेक करते हैं हम। देखो दूसरा चेक करता हूं मैं, -25 -15, ठीक है, ये प्लस हो जाएगा और ये भी प्लस हो जाएगा। 25 मल्टीप्लाई 15 अपॉन में 100, 25 चौको 100, 4 दिया 12, बच गया 3, 4 से 28 और 4 ने 20, ठीक है। तो ये हो गया 40, 40 में से 3 गया 37, 36.25। इस पे कितनी छूट मिल रही है? 36.25 की, है ना। तो फर्स्ट है तो सेकंड वाला ही बेटर लग रहा है। थर्ड वाला देखो 30 और 10 की छूट मिल रही है। तो थर्ड वाला देखो भाई, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, ये फर्स्ट वाला है, यहाँ पे ये सेकंड वाला है, और ये थर्ड वाला देखो। थर्ड वाला है 30 और 10 की छूट। तो देखो -30 -10, ये प्लस हो जाएगा। 300 मल्टीप्लाई करूंगा, सॉरी जूम आउट हो गया क्या? एक सेकंड, एक सेकंड गाइज। अभी ठीक है, ठीक है। तो ये 300 हो गया, फोन 100 हो गया।
क्या हो रहा है ये, अपॉन 100, तो ये कैंसिल आउट हो गया, -40 प्लस में 3, देखो ये तो 37% की छूट हो गई यहाँ पे। अब देखो लास्ट वाला, फोर्थ वाला, तो ये हो गया 5 माइनस 35 प्लस 35 मल्टीप्लाई 5, या मैं माइनस माइनस लिख नहीं रहा क्योंकि प्लस हो जा रहा है, ठीक है, और यहाँ आ गया 100। तो देखो 5 से ये गया 20 बार, फिर 5 7 35, 5 चौको 20, और इसको अगर मैं डिवाइड करूं तो ये हो गया -40, और प्लस कितना आ गया भाई, 4 एकम 4, 7 4 सोल्व करूं तो 4 एकम 4, 4 7 28, 1.75, 1.75 करूं तो कितना हो गया भाई, 38.25% छूट मिल जाएगी इसमें। तो बेटर ऑप्शन कौन सा हो गया भाई, ऑप्शन फोर्थ वाला, यानी कि फोर्थ वाला किस में भाई, ऑप्शन नंबर 1 में है फोर्थ वाला, ऑफर 4, जो फोर्थ नंबर का ऑफर है वो हमारे लिए बेस्ट हो गया। समझ में आ गया कैसे निकालेंगे। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दो संख्याओं का एचसीएफ 11 है और उनका योग कितना है 132। यदि दोनों संख्याएं 42 से बड़ी है तो दोनों संख्याओं के बीच का धनात्मक अंतर बताना है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि एचसीएफ होता क्या है। तो देखो सपोज करो दो नंबर है हमारे पास, अगर मैं दो नंबर लूं 12 और दूसरा नंबर मैं ले लेता हूं 8, तो देखो एक ऐसी संख्या बतानी है हमें जिसका भाग इन दोनों में चला जाए, ऐसी संख्या बतानी है जिसका भाग इन दोनों में चला जाए। ओके, तो वो संख्या क्या हो सकती है, देखो अगर मैं कहूं कि संख्या 4 है, बड़ी से बड़ी, 4 का भाग 8 में भी चला जाएगा, 4 दूनी 8, 4 दिया 12, ठीक है, इन दोनों में जा रहा है। अब आप कहोगे सर 4 से छोटी 2 भी तो है, 2 का भी तो जा रहा है, लेकिन हमें क्या लेनी है, बड़ी से बड़ी संख्या, इसलिए 4 बेटर रहेगा, है ना। वैसे तो 2 भी है लेकिन हमें बड़ी से बड़ी संख्या लेनी है, तो ये तो होता है एचसीएफ। दूसरी बात देखो, अगर जो एचसीएफ होता है वो मेन जो संख्याएं होती है उसके ही मल्टीपल में होती है। देखो मेन संख्या यहाँ 12 है तो एचसीएफ कितना था 4, तो देखो 4 से 3 मल्टीपल में जो मेन संख्या हमारी वो आ रही है, 4 से 2 की मल्टीपल में जो हमारी रियल संख्या है वो आ रही है, ठीक है। हमें ये तो समझ आ गया कि जो हमारी संख्याएं होती है वो एचसीएफ के मल्टीपल में जरूर होती है। तो यानी कि एचसीएफ हमें 11 दिया हुआ है, इट मीन्स हमारी पहली संख्या संख्या हमें दी नहीं हुई तो पहली संख्या हम 11x मान सकते हैं और दूसरी वाली 11y, क्योंकि 11 के ही मल्टीपल में होंगे वो। यस और नो, इतनी बात समझ में आई। अब बोला है कि उनका योग 132 है, अगर मैं इन दोनों संख्याओं को जोड़ दूं तो क्वेश्चन में बोला है कि इनका योग कितना है 132। कॉमन ले लेते हैं 11, x प्लस में y इज इक्वल टू 132। अब x प्लस वाई कितना आ गया भाई यहाँ पे 11 एकम 11, ओके बच गया तो 11 22, x प्लस वाई इज इक्वल टू 12 आ गया। अब हमें क्या बताना है कि भाई दोनों संख्या 42 से बड़ी होनी चाहिए, यस और नो, दोनों संख्या हमारी 42 से बड़ी होनी चाहिए, यानी कि एक संख्या 11x से और दूसरी 11y है, तो x और y की वैल्यू जो भी आप रखोगे वो हमारी 42 से बड़ी होनी चाहिए, यस और नो। अब आप एक बात बताओ, यहाँ 12 लाने के लिए आप x की वैल्यू कितनी रखोगे, यहाँ पे 1 रखेंगे यहाँ पे, और y की वैल्यू 11। अब x की जगह 1 के देखो तो पहली संख्या कितनी आ रही है 11, 11 आ रही है ना रियल वैल्यू, लेकिन ये तो पॉसिबल नहीं, उन्होंने कहा है कि दोनों वैल्यू 42 से बड़ी होनी चाहिए, तो क्या ये 42 से बड़ी है, नहीं, तो इसका मतलब ये वाला पेयर हम नहीं रखेंगे। दूसरा पेयर देखो 2 और 10, 11 दूनी 22, ये भी बड़ी आ रही है। अब देखो एक एक पेयर बनेगा यहाँ पे 4 और यहाँ पे 8, भाई 4 और 8 से 12 बन रहे हैं, ये भी तो चेक करना है हमें। तो देखो पहली संख्या कितनी आ रही है 44, 11 44, अब 42 से बड़ी आ रही है, और दूसरी संख्या 8 है तो 11 8 88, ये भी बड़ी आ रही है। तो देखो पहली संख्या 44 और दूसरी संख्या 88 आ रही है ना दोनों बड़ी, और हम इनका अंतर निकाल के 44 आ जाएगा, और ऑप्शन में कहीं ना कहीं 44 में दे नहीं रखा, दिया होता तो 44 टिक लगा के आ जाएंगे, जो कि गलत हो जाएगा, क्योंकि हमें ऐसी संख्या देखनी है जो को प्राइम हो, हमें ऐसी संख्या देखनी है, क्या हो गया ये इसमें, एक सेकंड, हमें ऐसी संख्या देखनी है जो को प्राइम हो। को प्राइम का मतलब है, को प्राइम का मतलब है आपस में कटे ना, यानी कि देखो ये तो कट ही जाएगा, 4 एकम 4 और 4 दूनी 8। एक सेकंड थोड़ा सा ये दिक्कत कर रहा है ठीक है,
तो देखो ये तो कट ही जाएगा, 4 एकम 4 और 4 दूनी 8, तो हम ये वाला पेयर भी नहीं लेंगे। तो इसके अलावा और कौन सा पेयर बच गया? देखो एक पेयर बनेगा 5 और 7 का, यस और नो? देखो 5 और 7 से भी तो 12 ही आ रहा है ना? तो पहली संख्या कितनी बन जाएगी? 5 के अकॉर्डिंग 55 बन जाएगी, और दूसरी संख्या कितनी बन जाएगी? 7 है ना, 77 बन जाएगी। अब इन दोनों का डिफरेंस देखो भाई, 77 का और 55 का डिफरेंस देखो कितना आ गया? 22। वही तो पूछा है, धनात्मक अंतर पूछा है, धनात्मक, यानी कि अंतर धनात्मक आना चाहिए, प्लस में अंतर आना चाहिए इसका, ठीक है कि नहीं? ठीक है, प्लस में आना चाहिए यहाँ पे अंतर। वैसे तो एक और था यहाँ पे, अगर 6 ले लेते पर वो भी कट जाते आपस में, हमें तो को प्राइम चाहिए। तो यानी कि 22 वाला ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। समझ में आया ये वाला क्वेश्चन? एचसीएफ का कंसेप्ट समझ में आया? एचसीएफ होता क्या है? अगर एचसीएफ पता होगा तो ये वाला क्वेश्चन हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। देखो तर्तानुपाती पूछ लिया, ये हमने पहले भी डिस्कस किया था। तर्तानुपाती मैंने समझाया था कि होता क्या है, कैसे निकालते हैं, ठीक है? तो इसका मैंने जो सूत्र बताया था b² होता है। तो देखो ये तो a है और ये b है, अब b का स्क्वायर कर लो, यानी कि 48 मल्टीप्लाई 48, और एक a की वैल्यू कितनी है? 16, तो 16 तिया 48। क्या हो रहा है ये? 16 तिया 48, 48 को जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 120, 120 और 24, 124 इज द करेक्ट आंसर। आज टेक्निकल मिस्टेक 14 हो रही। ठीक है, तो 144 ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा जो 8% लाभ के साथ इतने रुपए में बेची जाती है? देखो ये प्रॉफिट एंड लॉस है ये क्वेश्चन। प्रॉफिट एंड लॉस में आपको क्या याद रखना है, कंसेप्ट समझो पहले। एक सीपी होता है जिसमें जिस रुपए हम खरीद के लाते हैं वस्तु को, एक एसपी होता है जितने रुपए में हम उसको बेचते हैं, और एक होता है एमपी। ये हो क्या रहा है, एक सेकंड, एक सेकंड। देखिए, एक सीपी होता है, एक एसपी होता है, और एक होता है एमपी। सीपी जिसमें वस्तु खरीदी जाती है, एसपी यानी कि सेलिंग प्राइस जिसमें वस्तु बेची जाती है, एमपी होता है मार्क प्राइस। जैसे हम मार्केट में शॉप पे जाते हैं, किसी शॉप पे जाते हैं, कोई भी सामान लेते हैं, तो उस पे जो मार्क्स जो प्राइस जो लिखा हुआ होता है उसे बोलते हैं मार्क प्राइस। ओके, और जो भी डिस्काउंट मिलता है हमें वो हमेशा मार्क प्राइस पे ही मिलता है। यस और नो? तो देखते हैं, अब इसमें क्या बोला जा रहा है कि क्रय मूल्य पूछा है और बोला है कि 8% का लाभ है। तो क्रय मूल्य पता तो नहीं है, तो हम मानते हैं, सपोज करते हैं। देखो बचपन में मानते थे माना क्रय मूल्य x, ठीक है? सपोज करो हम यहाँ पे मान लेते हैं कि माना क्रय मूल्य 100 इसलिए मान रहे हैं ताकि कैलकुलेशन इजी हो। अब 8% का लाभ हो गया। अब ये बताओ 100 हमने माना है, ये रियल वैल्यू नहीं है, तो 100 हमने सपोज किया है, इस पे 8% का लाभ हुआ। अगर इस पे 8% का लाभ हुआ तो 100 का 8% इतना होता है भाई, 100 का 8% का मतलब होता है 8/100, यानी 8 ही रुपए हो गए। ठीक है, तो हमने क्या किया, 8 रुपए इसको बढ़ा के 108 इसका एसपी हो गया, यानी 108 रुपए में हमने वस्तु बेच दी। लेकिन ये तो हमारी रियल वैल्यू थोड़ा ना है, ये तो हमने माना है सब कुछ। ओके, लेकिन रियल रियल वैल्यू कितनी है? 1566। 108 की वैल्यू कितनी है? 1566। अब एक बात बताओ भाई, 108 की वैल्यू कितनी दी हुई है? 1566। तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1566 को हम 108 से डिवाइड कर देंगे तो एक की वैल्यू आ जाएगी। लेकिन चाहिए तो हमें 100 रुपए की वैल्यू, चाहिए तो हमें 100 रुपए की वैल्यू। तो देखो एक बार इसको काट के देखते हैं कितने से कटेगा भाई। 12 से कट जाएगा? नहीं कटेगा। 6 से, 6 से आई होप कट जाना जी। 6 12 5 17 1 18, हाँ 6 से कट जाना जी। 6 दूनी 12। ओके, बच गया 3, 36 और 6 कम 6, और ये कट गया 6 कम 6 6, 18 कम 18। एग्जैक्ट तो नहीं आ रहा है इससे, कहीं कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक किया हमने। 8% के लाभ के साथ इतनी बेची जाती है, क्रय मूल्य क्या है? 8% के लाभ, 108
1566। ओके, ठीक है भाई। देखो 18 का 18 बच गया कितना, 8। कितना बच गया भाई यहाँ पे, 8 बच गया ना, 8, 18 चौको 72, बच गया कितना, 9, और 18 पंजे 90, 14.5 आ गया। अब देखो हमने जो वैल्यू मानी थी इमेजिनरी वैल्यू, उस एक की वैल्यू कितनी आ गई, 14.5। अब हमसे पूछा है सीपी, तो सीपी को मैं 14.5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो रियल वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 1450 रुपए। यस और नो, 1450 रुपए। ऑप्शन नंबर 3 जो है हमारा सही है। दूसरा तरीका हम इसे ऑप्शन से भी कर सकते थे। सपोज करो तीसरा ही ऑप्शन ले लिया हमने, उसने पूछा सीपी, उसने पूछा क्रय मूल्य क्या है, हमने क्रय मूल्य मान लिया भाई 1450 है। ऑप्शन इन चार में से एक ही तो होगा क्रय मूल्य, मैंने 1450 मान लिया। ठीक है, एक एक करके चेक करेंगे तो तीसरे ऑप्शन पे पहुंच जाएंगे। इसका 8% निकाल के देखा कि भाई इस 8% निकाल के देखा हूं, तो देखो एक जीरो यहाँ पॉइंट आ जाएगा। 14.5 को जब मैं 8 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा भाई, 8 45, 4 8 चौक 32, 4 36, 3 8 8 11, कितना आ गया भाई, 116 रुपए आ गए। अब देखो क्रय मूल्य हमने कितना माना था, 1450, 116 रुपए हमारे पास लाभ आ गया। तो हमारा विक्रय मूल्य क्वेश्चन में दे रखा है उतना ही आ रहा है, यस 1566 ही आ रहा है। तो मींस हमसे ऑप्शन से भी कर सकते थे। दोनों तरीके मैंने आपको बताए। नेक्स्ट बोलते हैं। देखो ये जो क्वेश्चन मैं एनालिसिस कर रहा हूं, ऐसे ही क्वेश्चन सारी शिफ्टों में रिपीट हुए हैं, इसी पैटर्न पे पूछे गए हैं, और यही ट्रेंड में चल रहा है एसएससी में। चाहे वो एसएससी का कोई भी एग्जाम हो, ऐसी सीजीएल हो, सीएचएस हो, या फिर सीपीओ हो, या फिर जीडी हो। तो देखो अगला क्वेश्चन, एक संख्या को पहले 15% घटाया जाता है, फिर 20% बढ़ाया जाता है, तो इस प्रकार प्राप्त संख्या मूल संख्या से 78 अधिक है। तो मूल संख्या बतानी। सबसे पहले तो हम मूल संख्या मान लेते हैं। सपोज करो कि मूल संख्या हमारी 100 है, मान ली हमने मूल संख्या 100। अब एक बात बताओ भाई, पहले तो 15% घटा रहे हैं, -15%, फिर क्या कर रहे हैं, 20% बढ़ा रहे हैं, यानी कि +20%। अब इन दोनों को सक्सेसिव नहीं निकाल सकते, इनके समतुल्य 1% नहीं निकाल सकते, इनके समतुल्य 1% नहीं निकाल सकते। देखो या तो हम इस 100 पे पहले % घटाएं, फिर जो वैल्यू आए उस पे फिर 20% बढ़ाएं, तो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा। अगर इसका मैं सक्सेसिव निकालूं तो देखो 15, फिर 20 बढ़ा दिया, ओके, फिर ये प्लस हो जाएगा, और यहां हो जाएगा -15 इंटू 20 अपॉन 100। यस, अब इधर हो गया -15, इधर हो गया 20, यहां भाई अगर मैं इसको काटूं तो ये कट जाएगा, 15 दूनी 30, -3 आ जाएगा। ओके, तो यहां हो गया भाई 20 -18, यानी कि 2%। यस और नो, समतुल्य, इन दोनों परसेंटेज के समतुल्य में मानूं तो 2% आ गया। तो हमने भाई मूल संख्या कितनी मानी, 100। अब 100 में 2% बढ़ ही रहा है, हमें पता चल गया फाइनली 2% बढ़ाना है। ये दो अलग अलग परसेंटेज जो बताइए, इसका समतुल्य निकाल लिया कि 2% आएगा। तो 2% हमें बढ़ाते हैं तो जो हमारी वैल्यू हो जाएगी अब 102 रुपए। कितनी हो जाएगी, 102 रुपए। यस और नो, तो भाई कितनी ज्यादा हो गई, मूल वैल्यू मानी थी हमने 100, अब हो गई 102, तो टोटल कितनी बढ़ गई भाई, 2 बढ़ गई। और क्वेश्चन में कितनी दे रखी है, 78 अधिक है, तो 2 की वैल्यू कितनी हो गई, 78। अब 1 की वैल्यू कितनी आ गई, 39, यानी कि जो वैल्यू हमने सपोज की थी उसकी 1 की वैल्यू आ गई 39। तो हमें तो चाहिए 100 की वैल्यू, तो 100 की वैल्यू चाहिए तो मल्टीप्लाई कर देंगे इसको 39 से, तो हमारे पास रियल वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3900 रुपए। आई होप कि तुम्हें ये सॉल्यूशन समझ में आ रहा होगा, मैंने बहुत बेस्ट तरीके से समझाया है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ए किसी कार्य को 32 दिन कर सकता है और बी उसी कार्य को 48 दिन में कर सकता है। वे 8 दिन तक एक साथ कार्य करते हैं, फिर ए काम छोड़ के चला जाता है। अब जो शेष काम बचा है उसका 60% भाग बी कितने दिनों में करेगा। देखो ये भी टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन है, टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है, इसको करने का एक ही कंसेप्ट है, बस ये समझ लो, फिर कोई भी क्वेश्चन आ जाए आप कर लोगे। देखो ए है और ये बी है, तो ए किसी काम को कितने दिन में कर रहा है, 32 दिन में कर रहा है, बी कितने दिन में कर रहा है, 48 दिन में कर रहा है। इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं, जो एलसीएम आएगा वो आ जाएगा टोटल वर्क। इससे हमें पता चल जाएगा कि भाई हमें टोटल वर्क करना कितना है। तो एलसीएम आ गया 96,
कैसे पता चला मेरे को 96 आ गया फटाक से? एलसीएम निकालने में तो टाइम लगता है, इस तरीके से निकालते हैं एलसीएम। 32 और 48, फिर 2 का भाग देते हैं, सो ऑन करके इस तरीके से निकालते हैं। तो देखो दूसरा तरीका मैं इतनी फटाक से कैसे निकाल लेता हूँ, इसमें ये वाली संख्या बड़ी है कि ये वाली संख्या बड़ी है, तो यही बड़ी है ना। अब इस बड़ी वाली संख्या को मैं मल्टीप्लाई करता जाता हूँ, 48, इसका मल्टीप्लाई 96, और मैं साथ के साथ चेक करता जाता हूँ, जैसे इसका मल्टीप्लाई 96 आया, क्या ये 32 से भी कट रहा है? तो 32 96, यस कट रहा है, तो यही ना एलसीएम हो गया। अगर नहीं कटता तो मैं और आगे बढ़ता, और आगे कितना था भाई? 48 144, क्या ये कट रहा है? इस तरीके से मैं इसको शॉर्ट में निकल लेता हूँ, ठीक है। अब देखो 32 96, ये क्या आ गया? एक का 3 दिन का, एक दिन का काम आ गया कि भाई एक दिन में 3 काम करेगा, टोटल काम कितना? 96, और 48 दूनी 96, इसको भाग दे रहे हैं हम, ठीक है। 48 दूनी 96, तो बी का एक दिन का काम कितना आ गया? 2 आ गया, आगे नहीं आ गया। अब क्या बोल रहे हैं कि वो 8 दिनों तक एक साथ काम करते हैं। देखो भाई ए और बी, इनका एक दिन का काम कितना हो गया? एक दिन का काम बताओ, एक दिन का काम कितना हो गया? 3 + 2, 3 + 2 5, ओके। तो एक दिन काम हो गया 5। अब वो 8 दिन तक कर रहे हैं, तो 8 दिन का काम कितना हो गया? एक दिन में 5 कर रहे हैं, तो 8 दिन में 40 काम कर दिया। ए और बी ने 8 दिन में 40 काम कर दिया, तो बच कितना गया? 96 में से 40 कर दिया, तो बच कितना? 56 काम बच गया हमारे पास। अब जो हमारे पास काम बच गया, उस काम का 60%, 56 का 60%, जो काम हमारे पास बच गया उसका 60% निकालो भाई, ठीक है। मैं 60% को 60% लिखता नहीं हूं कि इतना सभी को पता होना चाहिए कि 60% का मतलब होता है 3/5, ओके। अब देखो 56 का जब मैं 3/5 निकालूंगा तो मेरे पास ये आ जाएगा, ये सर नो, मेरे पास आ जाएगा 150 और 18, 168/5। ये काम बच गया हमारे पास। अब बोल रहा है कि ये काम भी कितने दिन में करेगा? तो बी का एक दिन का काम कितना है? बी का एक दिन का काम 2, एक दिन में 2 काम करता है वो, तो भाई इतना काम कितने दिन में करेगा? 168/5, तो भाई इस 2 से मल्टीप्लाई, सॉरी 2 से इसका कर दो, भाग दे, है ना। इतना काम बच गया, तो इसको 2 से भाग दे, तो हमारे पास काम कितना आ गया? अगर मैं 16.8 आना चाहिए वैसे इसमें ऐसा कुछ, हाँ, तो ये हो गया भाई 168 और नीचे हो गया 10, तो 16.8 आना चाहिए, लेकिन यहाँ फ्रैक्शन में दे रखा है, देखो कौन सा है, यही तो है 16, 4/5.8 ही लिखेंगे, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन हो जाएगा। आई होप कि आपको ये जो सॉल्यूशंस हैं ये समझ में आ रहे होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दो शंकुओं की ऊंचाइयों का अनुपात दिया हुआ है, उनके आधार की त्रिज्या का अनुपात दिया गया है, आयतन का अनुपात पूछा है। देखो अगर आपको शंकु का आयतन का फॉर्मूला पता है तो आप इसको कर लोगे। देखो शंकु का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब आप मुझे एक बात बताओ कि उसके आयतन का अनुपात पूछा है, तो देखो 1/3 पाई आर स्क्वायर, देखो पहली त्रिज्या यहाँ पे 1 है, ये त्रिज्या का अनुपात है ना, और ये ऊंचाई का अनुपात है। अब पहली त्रिज्या देखो कितनी है, 1 सेकेंड, ठीक है। देखना पहली त्रिज्या कितनी दी हुई है, यहाँ पे 1 दी हुई है, तो आर स्क्वायर मीन्स 1, और एच की वैल्यू कितनी दी हुई है? एच की वैल्यू 4 दी हुई है, तो यहाँ पे मैंने 4 लिख लिया, ठीक है। अब इसका हमें रेशियो निकालना है, इसका हमें रेशियो निकालना है 1/3 पाई, अब आर कितनी है? 2, तो 2 का स्क्वायर करो भाई 4, और एच की वैल्यू कितनी है भाई? 3, 3 आ गई। अब इनका रेशियो निकालो, 1/3 पाई से 1/3 पाई कैंसिल आउट, ओके। तो यहाँ बच गया कितना? 4, 4 से 4 कट जाएगा इधर, तो कितना आ गया भाई रेशियो? 1/3 आ गया, तो ऑप्शन नंबर 1 कट हो जाएगा। जब भी कभी आगे से शंकु का आयतन पूछे तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि 1/3 पाई कॉमन होता है, ये कट जाता है, तो केवल आर स्क्वायर एच का ही हमें रेशियो निकालना होता है। ये तो था शंकु का आयतन। आपको शंकु का वक्र पृष्ठ पता होना चाहिए, शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। हो सकता है कि अगली बार क्वेश्चन वक्र पृष्ठ का आ जाए, तो पाई आर एल।
अब पाई आर एल में जब रेशियो निकालोगे तो पाई तो कट ही जाएगा, तो ओनली आर एल का रेशियो निकालना अगर पूछ ले तो। तीन ही फॉर्मूले होते हैं मेनली जो पूछे जाते हैं। दूसरा आ सकता है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है पाई आर, आर प्लस में एल। तो इसमें पाई कट जाएगा, केवल इनका रेशियो आ जाएगा। ठीक है, तो शंकु के मैंने तीनों फॉर्मूले बता दिए जो मोस्टली यूज होते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब की बार देखो इस क्वेश्चन में शंकु पूछा है, अगली बार हो सकता है कि वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल पूछ ले या कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल पूछ ले। तो एक बार इन फॉर्मूले को देख जरूर लेना आप। पेट्रोल के मूल्य में 85% की वृद्धि होती है, तो इसकी खपत में कितने प्रतिशत की कमी कर दी जाए कि होने वाले कुल में 48% की वृद्धि हो। जब भी कभी खपत का, ठीक है, खपत वाला क्वेश्चन आ जाए तो आपको एक फॉर्मूला याद रखना है। ठीक है, एक फॉर्मूला आपको याद रखना है, प्राइस इनटू कंजप्शन इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर। समझ में आया? मूल्य को जब खपत से मल्टीप्लाई करते हैं, कंजप्शन मींस खपत, और एक्सपेंडिचर मतलब खर्च। ये फॉर्मूला होता है, ये अगर आपने याद कर लिया तो प्रॉब्लम आएगी नहीं इतनी। मूल्य कितना था भाई, सपोज करो पहले मूल्य 100 था, यस सर नो, और कितने की वृद्धि हो गई, 85% की। अब वृद्धि हो गई 85% की, तो 100 का 85% 85 ही होता है, तो अब मूल्य कितना हो गया, 185 हो गया, यस सर नो। अब खर्च कितना हो गया कि होने वाले खर्च में केवल 48% की ही वृद्धि हो। तो सपोज करो पहले जो खर्च था कितना था, तो भाई खपत मान लेते हैं कि भाई पहले जो मूल्य था वो 100 था, खपत भी सपोज करो 100 था। ये सपोज कर रहे हैं हम, ये वाली लाइन हम सपोज कर रहे हैं, मान रहे हैं, रियल वैल्यू नहीं है, मान रहे हैं। ये भी 100 था, तो खर्च कितना हो गया होगा वो ना, खर्च हो गया होगा भाई 10,000, यस और नो। अब वो बोल रहा है कि खर्च में कितनी वृद्धि हो गई, 48%। अगर मैं इसमें 48% वृद्धि करूं तो कितनी हो जाएगी भाई, 48%, 10,000 के 48%, 4800, 4800 हो जाएगी भाई। ठीक है, तो टोटल हो जाएगा ये 14,800, यस सर नो। और उसके बाद अब वो कह रहा है कि ये सब होने के बाद आपको ये बताना है कि उसके खपत में कितने प्रतिशत की कमी कर दी गई। यानी कि अगर हमें ये वाली वैल्यू, सी मतलब कंजप्शन यानी कि खपत, ये वाली वैल्यू पता चल जाए, तो पहले तो 100 थी, अब 100 से कितनी कम हो गई ये पता चल जाएगा हमको। ठीक है, तो सी की वैल्यू निकाल लो। इक्वेशन नंबर सेकंड दिख रही है आपको, सी की वैल्यू निकल जाएगी इजीली, सी इज इक्वल टू 14,800, और इसको डिवाइड कर देंगे हम 185 से। ठीक है, कितनी बार कटेगा ये, 5 से काटो इसको, 5 दूनी 10, 5 नम 45, 3 5 6 30, और ये कट जाएगा 5 दूनी 5 तिया 15, और 5 7 35, और ये चला जाएगा भाई 8 पर। ओके, जीरो भी तो थी इसमें, सॉरी, तो ये चला जाएगा 8 पर, तो ये हो गया 80। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा नया कंजम्पशन आया है ये कितना आया है भाई, 80 आया है ना, यस। यहाँ पे जो नया कंजम्पशन 80 आया है, तो ये बताओ मेरे को, 100 से 80 कर दिया तो कितने परसेंट की कमी हो रही है भाई, 20% की कमी तो हो रही है। 100 से कोई वस्तु पहले 100 थी, अब 100 से 80 हो गई, तो कितने की कमी हो गई, 20 रुपए की कमी हो गई। 20 रुपए की कमी कितने पे हुई, 100 रुपए पे तो हुई, यस और नो। तो 20% की कमी हो गई, तो ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। समान ब्याज दर पर 2 वर्ष में साधारण ब्याज 42 और चक्रवृद्धि ब्याज 51 है, तो मूलधन बताना है। देखो इस कंडीशन में जब भी कभी साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज दोनों का मिक्स क्वेश्चन आ जाए, तो आपको एक ट्री वाला फॉर्म जरूर याद होना चाहिए। ट्री कैसे बनता है, देखो यहाँ पे कोई भी प्रिंसिपल हम मान लेते हैं, और 2 साल का है, ये पहले साल का साधारण ब्याज, ये दूसरे साल का साधारण ब्याज।
तो ये तो हो गया साधारण ब्याज यानी कि SI। अगर मैं चक्रवृद्धि ब्याज की बात करूं तो चक्रवृद्धि ब्याज जो होता है वो इस पे भी लगता है, यानी कि ये वाला जो बॉक्स है ये एक्स्ट्रा हो जाता है। तो ये 2 साल के ट्री का एक तरीके से स्ट्रक्चर है। अब साधारण ब्याज कितना दिया हुआ है 2 साल का 42। अब 2 साल का 42 दिया हुआ है तो 1 साल का कितना हो जाएगा साधारण ब्याज 21 हो जाएगा ना। तो यानी कि ये भी 21 और ये भी 21। और चक्रवृद्धि ब्याज कितना दिया हुआ है 51। तो 51 इसलिए दिया हुआ है ना कि ब्याज पे ब्याज लगता है, यानी 21 पे भी ब्याज लगा होगा। 21 पे ब्याज लग के कितना आया होगा भाई 21 पे 42 तो यहाँ तक हो गया। तो भाई 9 और बचे, तो यानी ये 9 रहा होगा यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पे ब्याज लगा होगा ना 21 पे। तो 21 का मैं कितना परसेंट लगा दूं ब्याज की 9 आ जाए, इससे हमारी रेट आ जाएगी, इससे हमारी रेट आ जाएगी। तो देखो रेट कितनी आएगी 9/21, यानी कि 3 3 9 3 7 21, यानी कि 3/7। ओके, अगर यहाँ पे 3/7 हमने ब्याज लगाया है तो यहाँ पे भी तो 3/7 लगाया होगा। तो यानी कि पी का अगर मैं 3/7 निकालूं तो 21 आना चाहिए, यस और नो। तो 21 3 7 21, तो P इज इक्वल टू कितना आ गया भाई 49। इसका मतलब हमारा जो मूलधन ये रहा होगा ये 49 रहा होगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक बेईमान दुकानदार ने अपने सामान को बड़े मूल्य पर बेचने का दावा किया, हालांकि वह ऐसे बाट का उपयोग करता है जिसका वजन वास्तव में उस पे लिखे हुए वजन का 46% कम है। देखो भाई, आप सामान लेने गए, आपने कहा भाई 1000 ग्राम यानी कि 1 किलो चीनी दे दो, लेकिन उसने 1 किलो वाला बाट उठा के रखा, ये 1000 ग्राम वाला बाट रखा, लेकिन एक्चुअल में वो 1000 ग्राम का था नहीं, 46% कम था। तो अगर 1000 ग्राम का मैं 46% कम करूं तो ये 460 ग्राम कम हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा हमारा 540 ग्राम। यानी कि अब इससे ये समझ में आ रहा है कि 540 रुपए की कोई वस्तु है, वो दुकानदार हमको 1000 रुपए की दे रहा है, यानी कि इतने रुपए, ये तो सीपी हो गया, ये एसपी हो गया। यही तो समझ में आया। अब जो 460 रुपए का हो रहा है वो दुकानदार को लाभ हो रहा है, और हमसे क्या पूछा है लाभ प्रतिशत। और लाभ प्रतिशत निकालने का हम पहले भी फॉर्मूला डिस्कस कर चुके हैं कि जो लाभ है वो ऊपर, सीपी नीचे। सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस, जितने में हम खरीद के लाए हैं वस्तु को, ये तो जितने में खरीद के लाए हैं ये इतने में बेच रहे हैं। अब दुकानदार 540 रुपए में कोई वस्तु खरीद रहा है और बेच रहा है उसको 1000 रुपए। समझ में आई बात। और इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं ताकि उसका प्रतिशत निकल जाए। तो देखो प्रॉफिट कितना है 460, सीपी कितना है 540, और इसको अब 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो काटो भाई इसको, ठीक है। तो ये हो गया भाई 0 से 0 कैंसिल आउट, यानी हो गया 27, ऊपर हो गया 23, यानी कि 2300/27। अब इसको कैलकुलेट कर लो। तो भाई ये जाएगा लगभग 8 तो सभी में आ रहा है, तो 8 बार तो जाएगा ये, ठीक है। तो 160 और 56, 216 होगी, तो 14 बच गई। अब ये कितनी बार जाएगा 3500 100 पे, तो ये जाएगा 5 बार। अब ये देख लो 85 किस में आ रहा है, एक में ही आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर जो 4 है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, गोपाल, अक्षय और अतुल का औसत भार कितना है 46। यदि गोपाल और अक्षय का औसत भार 40 है और अक्षय और अतुल का औसत भार 45 है। देखो एवरेज का फॉर्मूला होता है, एवरेज इज इक्वल टू होता है सम अपॉन टोटल नंबर, सम अपॉन टोटल नंबर। ओके, तो यहाँ देखो गोपाल और अक्षय का, गोपाल अक्षय और अतुल तीनों का, गोपाल अक्षय प्लस में 80 मतलब अतुल, तीनों का औसत भार कितना है 46। औसत भार 46 है, टोटल नंबर 3 है, अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो सम आ जाएगा। तो 46 मल्टीप्लाई 3 करो भाई, कितना आ गया भाई 138। ओके, अब गोपाल और अक्षय का देखो भाई, गोपाल और अक्षय का सेम टू सेम निकालें, 40 है तो देखो यहाँ 40 है, और गोपाल और अक्षय टोटल 2 है, तो दोनों मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 80। वापस से अक्षय और अतुल का देखो भाई, अक्षय प्लस में 80, अतुल का कितना है 45, 45 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 90। अब इन दोनों को जोड़ो, जोड़ोगे तो देखो अक्षय प्लस में फिर से अक्षय प्लस में अतुल, कितना आ गया भाई 170। अब आप देख रहे हो कि यहाँ पे 2 बार अक्षय आ रहा है, और इसमें देखो यहाँ पे 1 बार अक्षय आ रहा है,
इन दोनों को अगर मैं माइनस कर दूं तो एक अक्षय की वैल्यू आ जाएगी। तो 170 में से अगर 138 माइनस करूंगा तो कितना आएगा भाई? 32। 32 आ जाएगा। तो ये 32 जो आ रहा है अक्षय के लिए तो आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर 1 जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए ये देखो लास्ट क्वेश्चन है हमारा, और पूछा क्या है, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बतानी है, 15, 25, 40 और 75 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। अब देखो एक चीज देखो, आप 4 अंकों की संख्या बतानी है, इससे विभाजित हो जाए, तो इसके लिए हमें है कि एलसीएम निकालना पड़ेगा इनका। ठीक है, इनका एलसीएम निकालना पड़ेगा इनका, यानी कि ऐसी संख्या निकालनी पड़ेगी जिसमें इन सब का भाग चला जाए। तो एक चीज बताओ मुझे, क्या इस 75 के अंदर 25 आ रहा है? 25 मल्टीप्लाई 3 आ रहा है ना 25। तो और 25 का डिजिबिलिटी रूल ये होता है कि लास्ट की जो 2 डिजिट है वो 25 से विभाजित होनी चाहिए। देखो चेक करते हैं, 25 या 75 विभाजित हो रही है, ये नहीं हो रही, ये ऑप्शन नहीं हो सकता। ये हो रही है, हाँ डबल जीरो आ रहा है, ये हो सकती है भाई, क्योंकि ये 100 भी बन सकता है। ये देखो 60 हो रही है, ये नहीं हो रही है, नहीं हो रही है ना। अब ऑप्शन नंबर या तो 1 सही होगा या 3 सही होगा। अब एक चीज और देखो इसके अंदर, क्या देखो इसके अंदर 3 भी आ रहा है। तो अब हम देखते हैं 3 से, 3 9 से 15, यानी कि ये कट रहा है 3 से, तो ये भी 7 और 5 12, ये 3 से तो दोनों विभाजित हो रही है, तो 3 से नहीं चेक कर सकते। और देखिए हम और किससे चेक कर सकते हैं, हाँ इसके अंदर 8 भी तो है, 8 गुना 5 करेंगे तो 8 भी तो आ रहा है इसके अंदर, 8 आ रहा है। तो 8 का विभाजित का रूल क्या होता है, 8 को हम 2 की पावर 3 लिख सकते हैं, यानी कि लास्ट 3 डिजिट 8 से विभाजित होनी चाहिए। ठीक है, तो देखो इसको हम विभाजित करके देखते हैं 8 से, 8 ही का मान बचे, 8 दूनी 16, यानी कि ये नहीं होगी विभाजित, नहीं होगी।